पापा मी वॉन्ट डॉगी। इरा रमशा का फ़ोन पकड़े सिकंदर से वीडियो कॉल में ये बात 10वीं दफ़ा कह चुकी थी, जिसे सिकंदर नज़रअंदाज करता बात इधर उधर करता रहा। मगर इरा की सुई वहीं अटकी थी। सिकंदर कल से क्या हुआ था और इरा बार बार सिकंदर का रमशा से पूछ रही थी, पापा कहाँ हैं? भाई फरमाइश करने का वक्त आया है तो पापा गायब। रात को सोते हुए भी वो डॉगी, कुत्ता और सोमो लगी रही। रमशा ने उसको स्टफ टॉय दिया तो मुंह बनाकर कहने लगी कि ये तो ना चलता ना बोलता है, इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है भागी बेटी को। ई नो टॉक, ई नो वॉक। तंग आकर रमशा ने सिकंदर को कॉल की, जो सोकर उठा था। बिखरे बालों और नींद से भरी खुमार आलूदा आंखों से सर तकिए के साथ लगाए बेटी की बात तहम्मुल से सुन रहा था। पापा यू स्लीपी? पापा इरू टॉक। ईरा ने सिकंदर को चुप पाया तो ऊंची आवाज से फोन को हिलाते हुए बोली, ताकि पापा शायद ऐसे हिल जाएं। इरू चीखो तो मत। रमशा ने उसे टोका। तोबा कितना बोलती है ये लड़की। हाँ सुन रहा हूँ बेबी। ही नो लिसन मम्मी, मी वॉन्ट कुत्ता। इरू। सिकंदर ने अब उसे ऊंची आवाज में टोका। हमारे घर में इतना बड़ा डॉगी था, वो तो पसंद नहीं आता था मुहतरमा को। हर वक्त ये ड्रोना है, ये ऐसा है, ये खतरनाक है, अब डॉगी चाहिए। इरा रमशा की बात को गौर से सुनते हुए माथे पे पल डालकर सोच में पड़ गई। सोच ही रही थी कि मम्मी के इतने बड़े बयान का जवाब कैसे दे। मी वॉन्ट बेबी डॉगी मम्मी, पापा मी वॉन्ट बेबी। रमशा मुंह पे हाथ रखकर उसके आखिरी जुमले पर सुर्ख हो गई। सिकंदर रमशा की आंखों के मायने समझकर उससे घूरने लगा। हाँ ठीक है इरू, ले दूंगा। बेबी डॉगी दूंगा, इंसान का बच्चा नहीं। अब रमशा ने सिकंदर को घूरा। इरू क्या आपको? सिकंदर ने तेजी से रमशा की चालाकी को टोका। इरू, मुर्तज़ा बेबी है ना, अब जो जूनियर भक्ता होगी खेलने के लिए, बस ये बेबीज काफ़ी हैं इरू के साथ खेलने के लिए। देख तो इरा को रहा था मगर सारी बात उससे रमशा को कही थी। मी डोंट वांट बेबीज, मी वांट डॉगी पापा। इरा ने पाउट करते हुए बेड पे पड़ी अपनी टॉय वाली सिगरेट उठाई और मुंह में डाली। भाई दबाव है जूनियर भाव का, सिगरेट तो लाजमी पीनी है। हाँ ये कही ना जूनियर भाव वाली बात। अब बेबी पापा को किस दो और मम्मी से बात कर वो। इरा ने सिगरेट निकालकर मोबाइल को बोसा दिया और ताबेदार बच्चे की तरह रमशा को फोन दे दिया। इरू जाकर अपने कपड़े उठाओ और उसे बास्केट में फेंको। रमशा ने इरा के गंदे कपड़ों की तरफ इशारा किया। मम्मी मी डू। वो उंगली अपने सीने पर रखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को तकती हुई पूछने लगी। यस बिग गर्ल, अगर जूनियर भाव हो तो साबित करो मुझे। इरा खिलौने वाली सिगरेट को पकड़े पेट से वह मुश्किल खुद को घसीट कर नीचे उतरी। हाँ अब बोले रहेगी जान। तोहफा खोलो। सिकंदर के खुमार से भरे लहजे पे रमशा का दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। सर हिलाकर उसे साइड टेबल पर फोन स्टैंड की मदद से खड़ा करके उससे रैपर खोला तो तोहफे को देखकर हैरत से उसका मुंह खुल गया। सीडी क्या है इसमें? रमशा ने उसे उठाकर सिकंदर को दिखाया। सिकंदर ने कंधे उचकाए। खुद देख लो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। उससे कॉल बंद कर दी। रमशा नासमझी से सीडी टीवी के करीब लेकर गई। सीडी प्लेयर के अंदर डालकर उससे रिमोट उठाया और बेड पे बैठी। इरहा ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। मम्मी मी डन, यू वॉचिंग मूवी? रमशा ने मुड़कर उसे देखा। हाँ इरू आओ, पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है, वो देखने लगी हूँ। इरहा टीवी की तरफ देखते हुए माँ के करीब आई और ऊपर चढ़ने की बजाय रमशा की टांग के साथ चिपक गई। रमशा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्ले का बटन दबाया। टीवी स्क्रीन काली हो गई। फिर हल्का सा धीमा म्यूजिक कमरे में सुनाई देने लगा। फिर उससे देखा, एक काला सोफा बीच में पड़ा हुआ था। उसके 2 सेकंड से सिकंदर चलता हुआ आया। उसके हाथ में माइक था। इरा ये वीडियो पहचान गई, एकदम से उछलने लगी। मम्मी पापा सिंगी, ही शो यू, ही शेड नो सिंगी इरू, नो शाइन, पापा। उससे माँ से रिमोट लिया। रमशा ने राह को देखा, फिर सिकंदर को जो सोफे पे बैठ गया। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में भरपूर इत्मीनान था मगर आंखें, उसकी काली आंखों में बेचैनी थी। वो नर्वस सा ये रमशा देख सकती थी। सिकंदर की आवाज़ पीछे से आने लगी मगर वो गा नहीं रहा था। फिर पीछे कट की आवाज़ आई। फिर बख्तावर चलते हुए आई। मामा क्या कर रहे हैं? सिकंदर ने बख्तावर को देखा, फिर कैमरे की तरफ, जैसे रमशा को देख रहा हो। लबों को दबाए वो पुरसोच दिखाई दे रहा था। फिर उससे गहरा सांस लेकर बख्त को देखा। मुझे इजहार करने के लिए बनावटी काम करने की ज़रूरत नहीं है भक्त। ये काम हीरोज़ को ही अच्छे लगते हैं। मैं रमशा की ज़िंदगी में एंटी हीरो बन के आया हूँ। मेरा और उसका रिश्ता बहुत खालिस है
उसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं ये चोंचले नहीं कर सकता। सिकंदर अब खड़े होकर कैमरे के सामने आया। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ रे, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके बाद एक और वीडियो चल पड़ी। फिर पीछे सिकंदर का गाना शुरू हो गया। रमशा घूर कर अपने हाथों के इशारे से किसी मासी को समझा रही थी। कैमरा बार बार उसकी तरफ जूम हो रहा था। वो इस चीज़ से लाइन थी। ये उन दिनों की बात है जब रमशा बोलती नहीं थी। फिर एक और जिसमें रमशा ने बंदूक पकड़ी थी और गुस्से से दरवाजे की तरफ भाग रही थी। उससे मुड़कर गुस्से से देखा। उस वक्त दूसरा मंजर आ गया। वलीमे में गुलाबी आंचल से निकलती वो मासूमियत से इधर उधर देखती, शायद उसी की तलाश में थी। किचन में झुकी तेजी से सब्जियां काटती, अपने चेहरे पे घूमती लट से अनजान काम कर रही थी। बख्तावर से बात करते हुए उसके चेहरे पे मुस्कान, फिर खुलकर दांतों से हंसी, बेखबर कि कोई उसे अपनी आंखों के साथ साथ कैमरे के फोन में भी कैद कर रहा है। सिकंदर के लिए केक बेक करते हुए उसके मुंह पे लगा मैदा, चॉकलेट पेस्ट, आंखों में कुछ करने की चमक, उससे बहुत पुरजोश होकर उस दिन केक बनाया था। सिकंदर से लड़ते हुए वो झूले पे बैठी अकेली आंसू बहा दी, खुद को सबकी नसों से ओझल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी गुलाबी नाक और कांपती थोड़ी किसी को तड़पा रही थी। उसके बाद इराह के होने से पहले की हरकतें, छुपकर रात को किचन में आकर फ्रिज खंगालना, कोने में बैठकर इराह की तरह आइसक्रीम खाना ताकि वो पकड़ी ना जाए, उसकी चिढ़, उसका झगड़ना, उसका रोना, उसका हंसना, फिर इराह की पैदाइश से लेकर अब तक के जितने वाक़यात सिकंदर ने कैद किए थे, वो सब रमशा को पेश कर दिए। आखिर में उसकी गोद में सर रख के वो सो रही थी, तो सिकंदर ने उसके बाल सहलाते हुए झुक कर उसका सर चूमा। उसी वक्त ने ये लम्हा कैद कर लिया। रमशा को तो होश ही नहीं आया। ढेर सारे आंसू उसकी आंखों में जमा हो गए। इरा अपनी लगी गा रही थी, पर माँ की आंखों में आंसू देख के तो घबरा गई। मम्मी, यू के? यू क्राई? मम्मी, नो क्राई। मम्मी, मी नो सिंगी। मी बैड? इरू बैड? इरू मेक यू क्राई? बेचारी रात समझी उससे गाने से मम्मी रो पड़ी, इसलिए पापा मना कर रहे थे। मम्मी, नो क्राई, पापा एंगी, मी हर्ट। रमशा ने मुंह पे हाथ रखकर हंसते हुए राह को उठाया और उससे कान चूमे। अच्छा, तो ये सरप्राइज पहले से पता था। मैं भी कहूँ, ये गुड़िया को गाने का शौक कब से हो गया? इरा ने माँ की तरफ घूमकर माँ के चेहरे पे हाथ रखा। तेरू बैड, मी नो सिंगी मम्मी। रमशा हंस पड़ी। नहीं है मेरी इरा बैड, दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा है इरा, मेरे सिकंदर की निशानी, मेरे सिकंदर का अक्स। उसको ढेर सारा प्यार करते हुए इरा भी खुश हुई गई। यू लाइक हिम मम्मी, मी सिंगी, पापा ओ शाइन, यू ओ। पूरा मुंह खोलकर मुस्कुराती और रमशा का दिल पिघला रही थी। अम्मी बहुत ज़्यादा लगी, सदके मेरी जान इस मासूमियत पर। उससे फ़ोन उठाकर सिकंदर को कॉल मिलाई। सिकंदर ने दूसरे बेल पर उठा लिया। हेलो। यू आर माई एवरी ड्रीम कम ट्रू। सिकंदर मुस्कुराया। कुर्बा करबू रे। दिल तंग तम दाऊद। अब ये क्या है, तुम सीधे अल्फाज में नहीं कह सकती। ओ मी कह रही सी कि मिनू थोड़ी याद आ रही है। उससे सिकंदर के अंदाज से बोलने की कोशिश की। सिकंदर का खूबसूरत कहकर छूट गया। फिर दिल गंदुम रे। उफ, सिकंदर की फारसी, आप रूस में ही कुछ कह लिया करें। ये दिल गंदम क्या होता है? वो एकदम हंस पड़ी। इरा नासमझी से माँ को देखने लगी, फिर माँ की गोद से उतरकर उससे आप ही के पास जाना बेहतर समझा। बस होता है, तुम्हें समझ आ जाती है। उफ, क्या करूँ मैं आपका? तुम कुछ ना करो, बस मुझसे प्यार करो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। 2 हफ्ते बाद बख्तावर उस बड़े से साइज शॉपर की तकरीबन अंदर घुसी हुई थी। उसके अंदर मौजूद बच्चों नहीं, बच्चियों की चीज़ें थीं। हर उम्र की बच्चियों के खिलौने मौजूद थे। बख्तावर ने बैग से अपना सर निकाल कर खुदात को देखा, जो अपनी गर्दन पर हाथ रखे कुछ कुछ पुरजोश और कुछ कुछ नर्वस लग रहा था। उससे गुलाबी रंग का क्यूट सा शीशा निकाला और फिर खुदात को देखा। अच्छा है ना, ये सब मैं टाइनी के लिए लाया। ये बात हुदात को कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पूरा बैग गुलाबी जामनी रंग के खिलौनों से भरा हुआ था। हुदात, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ कि लड़की होगी और आप इतनी सारी शॉपिंग कर रहे। ये क्या है? इतने सारे सामान को हम कहाँ रखेंगे? हुदात को ऐसे जुमले की तवक्का नहीं थी। वो उससे घूरते हुए क्यूट सा भालू निकालते हुए बोला। मुझे पता है ना लड़की होगी, मिशी भी तो कह रही थी कि चेकअप करवाने से पहले ही उसे पता था कि बेटी होगी, तो मैं भी कह रहा हूँ टाइनी होगी। मगर मुझे तो बहुत ज़्यादा वाली फीलिंग्स आ रही हैं कि टाइना होगा। मेरा मतलब है कि लड़का होगा। आप कुछ देर सब्र तो कर जाते, जब से खबर मिली है।
हुदात, आप तो अपने होशो हवास में नहीं हैं। हुदात ने मुस्कुराकर भालू को होले से उसके गाल पे मारकर उसे अपनी बाहों में लिया। वाकई में बख्त, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं वाकई अपने होशो हवास में नहीं हूँ। मैं कितना भागता था तुमसे, हर मुमकिन कोशिश करता था कि तुम मेरे करीब ना हो। हालांकि मेरी हर खुशी का जरिया तुम बनी। तुमने मुझे मुकम्मल किया। खुदाद अजीम की कोई औकात नहीं थी। उसकी मुस्कुराहट में कुछ था, उसकी सफ़ेद आंखों में अजीब सी उदासी रकम थी, जिसे महसूस करते वक्त को कुछ हुआ। उससे ऊंचा होकर हुदात की सफ़ेद आंख को प्यार से छुआ। मैं भी कुछ नहीं थी आपके बगैर मिस्टर मोवा। आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं हो तो बख्तावर अजीम भी नहीं है। तो क्या हुदात अजीम नहीं रहा था जो बख्तावर अजीम भी नहीं रही? मगर वो तो जिंदा था, उसके साथ मौजूद था, जिंदगी से भरपूर, अपने मुकम्मल होने पर नाज करता। उस लड़की को दीवानों की तरह चाह रहा था। हाँ, था। ये लफ्ज़ ही सारे सवालों का जवाब था। वो अब जिंदा नहीं रहा, वो उसके साथ मौजूद नहीं है। जिंदगी से भरपूर ज़िंदगी जीने का अब कोई जवाब नहीं रहा। मुकम्मल लफ्ज़ पे हुदात को हंसी आई। सिगरेट के गहरे कश लेते हुए उससे वो गुलाबी रंग का भालू उठाया जो एन उसके पैरों के सामने मौजूद पड़ा था। उसे देखते हुए उसकी आंख सुर्ख हो गई। कमरे का सारा हशर बिगाड़ते वक्त ये भालू क्यों बच गया? ये कैसे उसके शिकंजे से बच गया? वहशत से सोचते हुए उसका ध्यान पिछले कुछ घंटों की तरफ गया, जब वो टूटा हारा बेताबी से वक्त के पास गया, जिसका जिस्म पट्टियों में जकड़ा हुआ था। वो बहुत काबिल रहम हालत में थी। उदात का दिल लगा कि कुछ देर में बंद हो जाएगा। कमरे में ऑक्सीजन की भी कमी लग रही थी। वक्त की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसकी आंखें बेहद वीरान थीं और उनमें रोशनियों की जोत भी बुझ चुकी थी। उसकी निगाहें अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रही थीं। उसके खुश्क होंठ हिलने की कोशिश में थे, जैसे किसी को पुकारना चाह रही हूँ। किसे? खुदा को? मामा को? मगर अभी ये सोचने का वक्त नहीं था। डायनी को वो खो चुका था, मगर वक्त को वो खो नहीं सकता था। वक्त को कुछ हो जाता तो उससे आज वाकई मर जाना था। वक्त है तो सारे गमों के बादलों ने छुट जाना था। वो दोनों फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ, इस उम्मीद से वो हिम्मत बढ़ाकर उस तरफ आया और उसकी तरफ झुका। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट लाते हुए वो आहिस्ते से बोला, मॉर्निंग स्टार। भगत ने एकदम हुदात को देखा तो एक अजीब सा खौफ उसकी आंखों में आ गया। मगर ये क्या? खौफ के साथ ये अजनबियत क्यों थी? वो जरा सा खिसक कर पीछे हुई। सुनकर देने वाले इंजेक्शन से वो अपने जिस्म को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाई। बख्तावर माय लव, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा वादा है। मैं हर दुख और तकलीफ को तो तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। बोलते हुए एकदम कांप उठा। बहुत मुश्किल था दूसरे को तसल्ली देना, जबकि आपको भी उस चीज़ की अशद ज़रूरत हो। लेकिन वो बख्तावर के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। वो तो बिखर जाएगी और खुदात को इस तरह देखेगी। झुक कर उसके गाल से लाते हुए वो कुछ कहने लगा, लेकिन ये क्या? वक्त ने चेहरा खिसका लिया। कौन? उसके होंठों से ये अल्फाज अदा हुए। कौन? ये क्या कह रही है? खुदात ने धड़कते दिल से खुद पर काबू पाया और मुस्कुराकर बोला, तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो। तुम ठीक हो बख्त? तुम मेरे पास हो। मेरी तरफ देखो। बख्तावर ने अपना चेहरा मजीद हुदात से दूर कर लिया। कौन हो? कौन आप? बोलते हुए उससे उठने की कोशिश की, या शायद हुदात से दूर होने की कोशिश की थी। हुदात झटके से पीछे हुआ। ऐसे लगा जैसे उसे करंट लगा हो। जब वक्त ने कहा, प्लीज दूर। कौन हो आप? वो अजीब बेचैनी से अपना सर हिलाने लगी। वो जैसे बेबसी के मुकाम पे थी। वो उठना चाहती थी, यहाँ से भागना चाहती थी। उसका अंदाज बता रहा था, नहीं, हुदात। बख्तावर शौक में होगी, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि वो उससे भूल सकती है? हाँ, पहले भी तो वो ट्रॉमा में चली गई थी। हाँ, उसको अपने खालीपन का एहसास हो गया होगा, तभी तो वो ऐसा बिहेव कर रही है। वो उसे भूल नहीं सकती। बख्तावर सबको भूल सकती है, मगर खुदात को नहीं भूल सकती। बख्तावर मैं हूँ। इधर देखो अपने डॉक्टर को। मेरी तरफ बख्त। वो उसका चेहरा थाम कर लरस से हाथों से उसे प्यार से तसल्ली देने लगा, लेकिन ये क्या? वो रोने लगी। दूर रहे। वो उसको नहीं जानती, वो इस जगह को भी नहीं जानती। वो क्यों है यहाँ? क्या कर रही है यहाँ पर? और उसके सर में टीस क्यों उठ रही है? उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हुदात ने तेजी से बटन दबाकर डॉक्टर को बुलाया और उन 20 मिनटों में हुदात की जिंदगी ने पलटा खाया। बख्तावर उससे भूल चुकी थी और इस बात का इल्ज़ाम उस सिकंदर को दे रहा था, क्योंकि उसके दुश्मनों की बदौलत उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह हो गई थी। सिकंदर ने बहुत बड़ी ज़्यादती की उसके साथ। अब उसको जीने का कोई हक नहीं है। सिगरेट के राख को वो उस भालू पे फेंकते हुए ज़मीन पर बैठे अजीब से कहके लगाते हुए
अपने हवासों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बख्तावर ऐसा क्यों बिहेव कर रही है डॉक्टर? वो तो मुझे पहचानने से इनकारी हो गई। क्या ये ट्रॉमा की निशानी में से एक है? रक्षा के कहने पर डॉक्टर मार्था एकदम चौंक उठी। क्या बख्तावर को पीटीएसडी पहले से है? नहीं, अब नहीं है। वो तो 2.5 साल पहले की बात है, जब बख्तावर ने चंद ऐसे वाक़यात का सामना किया जो उसके ज़हन पर बुरी तरह असर कर गए थे। वो मुकम्मल तौर पर ट्रॉमा में चली गई थी। बिल्कुल बोलती नहीं थी, ना खाती थी, और एक जगह बिठा दो तो सुबह से शाम हो जाती। एक जंबिश भी उसमें नहीं होती थी। मैं और मेरे हस्बैंड माहौल की तब्दीली के लिए उसे लंदन ले गए और वहाँ भी नतीजा सिफर पाकर हम वक्त की थेरेपी शुरू कर दी। डॉक्टर उस नई इत्तला पे रमशा की कही सारी बात नोट डाउन करने लगी। उनका भाई साइकोलॉजिस्ट था। इस केस के हवाले से उन्हें लाजमी उससे बात करनी थी। थेरेपी कामयाब कितने दिनों में हुई? नॉर्मल तो वो 2-3 महीने बाद हो गई थी, मगर बोलना उससे मेरी डिलीवरी के दिन शुरू किया था। अचानक से जैसे उसको झटका लगा हो, और फिर बस वो पहले जैसी हो गई। रमशा बहुत थकी हुई लग रही थी। ऊपर से न महमूद है न सिकंदर। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे संभालेगी इस मामले को। ऊपर से बख्तावर का दुख इतना था कि उसके लिए रोते हुए उसकी आंखें सूज गई थी और सर भी दर्द से फटा जा रहा था। डॉक्टर मार्था को रमशा की हालत पर तरस आया। पानी का ग्लास साइड टेबल से उठाकर रमशा की तरफ बढ़ाया। बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट वक्त तो सलामत है ना। हमें इस बात का खुदा से शुक्र अदा करना चाहिए। रमशा मजबूती से गिलास शाम का शुक्रिया कहती एक सांस में पूरा ग्लास चढ़ा गई। वो ठीक तो है ना डॉक्टर? मैं नहीं चाहती वो इस कैफियत से दोबारा घुसे। मेरा मतलब, अब तो उसकी शादी हो गई है और जो वो बात कहना चाहती थी वो कह नहीं पा रही थी। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। औलाद जैसी कैफियत से गुजरती हूँ, बेहद तहमुल से बर्दाश्त करके आखिरी सांस तक उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। औलाद के मामले में वो हिम्मत नहीं हारते। इरहा से पहले बख्तावर रमशा और सिकंदर की औलाद की तरह ही तो थी। जब इतने तवील इंतजार के बाद वो वक्त को ठीक करने में कामयाब हो गए। मगर शोहर अक्सर ऐसे मामले में हिम्मत हार जाते हैं। वो अपने सुकून के खातिर इस मसले से हर मुमकिन तक जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। रिश्ता मजबूत होने के बजाय उसमें मज़ीद दरारें पड़ जाती हैं। फिर मासवाए उस रिश्ते को तोड़ने या गुजारा करने के कोई चारा नहीं रहता। रमशा जानती थी मामू पक्ष से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर ना जाने क्यों ये सोच खुदा के रद्द अमल देखने के बाद उसके जहन में आ गई। डॉक्टर समझ गई, खुदा शौक में है अभी, वो बहुत मोहब्बत करता है उससे। डोंट एवर डाउट हिज लव लिटिल गर्ल। वो प्यार से उसे कहती कुछ लिखकर बिल्कुल सीधी होकर उसे देखते हुए मजीद बोली, मुझे डर था कि बख्तावर की इस कंडीशन में उसकी बॉडी के ऐसे हिस्से डैमेज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन सकती, मगर थैंक गॉड ऐसी कोई बात नहीं हुई। इस हवाले से शी इज़ परफेक्ट। रमशा के एक मिनट के लिए हम सांस रुक गया था। डॉक्टर की इस बात पे खुश होकर का सांस सीधी उनको मजीद सुनने लगी। फिर मुझे उसके सर की अंदरूनी चोटों का शक हुआ। स्कैन करवाने के बाद मुझे जो रिपोर्ट्स मिली, मिसेस सऊद वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रमशा को लगा अब वो डॉक्टर को मज़ीद सुनेगी तो बेहोश होकर गिर जाएगी। क्या बख्तावर ने आप में से किसी का नाम लिया? कोई और फैमिली के अफराद वगैरह का जिक्र? रमशा ने तेज सड़कते दिल से नफ़ी में जोर से सर हिलाया। मुझे लगा वो किसी को तो नहीं, कम से कम अपनी मामा का नाम लेगी, मगर वो भी नहीं। आंसू फिर से निकलना शुरू हो गए। उसे पता था यह खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो उन सब पर बुरी तरह असर करेगी। मामा, इनकी मदर कहाँ है? नहीं, वो उसके अंकल हैं, मतलब मेरे हस्बैंड। उसकी मदर की बचपन में डेथ हो गई थी, तो उसके अंकल ने ही उसे पाला था। बहुत प्यार है उन दोनों में ही एक दूसरे की जान है। पता नहीं क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई। वो होश में नहीं थी, सरदा में खुद से उर्दू में कुछ कहने लगी। मिसेस साउद, रिलैक्स, आप अपनी तबीयत खराब कर रही हैं। उसके पीले सर चेहरे को देखकर डॉक्टर मार्था फिक्रमंद हो गई। उन्होंने मजीद रमशा से डिस्कस करने का इरादा तर्क कर दिया। मैं ठीक हूँ डॉक्टर, आप बताएं, क्या वक्त की याददाश्त चली गई है? रमशा को हिम्मत से काम लेना था। इस वक्त सब बिल्कुल टूटे हुए थे और अब सबको उसकी ज़रूरत थी। सीधे होकर अपने आंसू साफ करते हुए उससे टोटो अंदाज से उनसे पूछा, हिस्टेरिकल एमनीशिया। 2 लफ्ज़ों में उन्होंने रमशा को सारी प्रॉब्लम बता दी, मगर रमशा अभी भी न समझी। ये केस बहुत रेयर होता है। मुझे लगा कि शायद उन्हें हादसे से पहले ये बात के वाक़यात याद ना हो, तो चलो ये कंडीशन इतनी बुरी नहीं है। मगर वक्त के अंदाज और आपकी बातों ने मुझे ये कहने पे मजबूर कर दिया है, उसे कुछ याद नहीं, वो तो अपनी पहचान ही भूल गई है। वो अपने आप को आईने में देखेगी तो उससे भी इनकारी हो जाएगी। रमशा को लगा उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। तो मतलब वो बिल्कुल सब कुछ भूल गई है?
अब उसे कुछ भी याद नहीं। मुझे डर है कि नहीं, उसे कुछ नहीं याद, मगर मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो जल्दी इस कैफियत से बाहर निकल सकती है। अगर थोड़ा वक्त दें, अगर थोड़ा वक्त दें, या क्या पता ऐसे करने की नौबत ही ना आए और चंद दिन में ही वक्त बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। मगर हमें तहम्मुल से काम करना पड़ेगा। डॉक्टर रमशा को हौसला दे रही थी, मगर उसे जिससे हौसला चाहिए था वो तो मौजूद ही नहीं था, ना ही फ़ोन उठा रहा था। रमशा ने सर हिलाया, नर्स दरवाज़ा नॉक करके आई और उससे डॉक्टर मार्था को नए केस के लिए बुलाया। फिर बात होती है मिसेस साउथ, आप परेशान मत हो, गॉड बेहतर करेगा। रमशा ने भी हल्का सा सर हिलाया और उनके पीछे ही बाहर आई। बेंच पे बैठकर उसे सिकंदर को कॉल मिलाई, मगर उसका नंबर बन जा रहा था। कहाँ चले गए हैं सिकंदर? आपकी रेफ फ़ोन कर रही है, प्लीज़ सिकंदर। उसे सिकंदर के दूसरे नंबर पे कॉल की, वो भी बंद। बेबसी से फ़ोन पकड़कर सर थामे वो रोने लगी। क्या होगा अब? खुशी के पल इन सबको देखने कब नसीब होंगे? उसे एकदम बग के कमरे से शोर की आवाज़ आई। एकदम घबरा कर वो तेज़ी से उस तरफ गई। तो क्या मैं तुम्हें नहीं याद? मैं, तुम्हारा डॉक्टर, तुम्हारा मुआवा। उदास सीने पे जोर से हाथ मारते हुए तकलीफ से दहाड़ा, जबकि तकलीफ से सर थामे वक्त का जिस्म कांप रहा था। नीचे जमीन पे चक टूटा हुआ था। शोर से अभी नर्स और डॉक्टर से आ जाना था। उदास तो बिल्कुल पागल हो गया था। एकदम यहाँ से गायब होने के बाद अचानक उसके आने पर रमशा दहल गई। मैं नहीं जानती, कौन है आप? क्यों चिल्ला रहे हैं? प्लीज़ मत चिल्लाएं। वो बिल्कुल रोने वाली हो गई। उसे समझ ही नहीं आई ये कौन शख्स था जो बार बार खुद को उसका डॉक्टर कह रहा था। इतना बड़ा शख्स कैसे उसका शौहर हो सकता है? मामू पागल हो गए हैं, उसकी हालत देखिए, आप क्यों चीख रहे हैं? रमशा गुस्से से कहते हुए हुदाद का बाजू पकड़कर झंझोड़ा कि हुदाद ने गुस्से से उसे झटका। वो मेरी हालत नहीं देख रही। मैं मर रहा हूं और वो मुझे पहचानने से इनकारी है। कहती है मुझे जानती नहीं है। कैसे नहीं जानती मुझे? मैं इसकी मोहब्बत हूं, मैं इसका हुदाद हूं। दुख से चिल्लाता वो भी रो देने को था। रमशा को हुदाद पे तरस आया। मामू प्लीज़ बाहर चले। इससे पहले वो कुछ कहती, दो नर्स अंदर आईं और अंदर की हालत देखकर वो तेजी से कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? मरीजा की हालत अभी ठीक नहीं है, आप उन पर दबाव डाल रहे हैं। शोहर हूं मैं उसका। वो मसीह धाड़कर उन नर्स की दुर्गत बनाता कि रमशा ने हुदाद के मुंह पे हाथ रखकर उससे काबू में किया। सॉरी, ये परेशान है, मैं इनको लेकर जाती हूँ। नम आंखों से वक्त को देखती, जिसने हाथों से अपना चेहरा ही छुपा लिया था। नर्सिस से मासत करती वो तेजी से हुदाद को जोर जबरदस्ती करके बाहर लाई। मामू प्लीज़ हौसला करें, वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उससे हुदाद का चेहरा थाम कर रोते हुए हुदाद से बेबस सहजे में कहा। हुदाद ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया। वो अपनी ग्रेट मामा का भी नाम नहीं ले रही। मुझे लगा कम से कम उसका नाम तो लेगी, मगर नहीं। वो तो अपने नाम से भी इनकार कर रही है। कहती है वो वक्त नहीं है। रमशा, तुम मुझे बताओ मैं कैसे सब्र करूं? मेरा बच्चा मर गया, मेरी बीवी को कुछ याद नहीं। बताओ मुझे, मैं कैसे हौसला पैदा करूं? खुशियां मुझसे रूठ क्यों जाती हैं? मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं टाइनी की मौत पे सब्र कर लेता, मगर वक्त के खोने पर कैसे सब्र करूं? वो रो पड़ा। आसपास लोगों की परवाह किए बगैर वो टूट कर रो पड़ा। रमशा हुदाद के गिर्द बाजू लपेटकर उसे सामने प्राइवेट लाउंज में ले आ गई, जो कि खाली था। मामू मैं हूं ना आपके साथ। मामू प्लीज, इरू की नाना इतने बहादुर हैं। इरू जान आपको रोता हुआ देखेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। जानते हैं ना हम सबकी इरू कितनी हसास है। हुदाद अपनी आंखों को मसलता खुद को मजीद बिखरने से रोक कर बोला। मैं अब टूट गया हूं मिशे। मैं खाली हाथ रह गया, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। कोल हुदाद को ढूंढते उस तरफ तेजी से कॉफी का कप पकड़े आया। ब्रो, मैं आपको ढूंढ रहा था और आप यहाँ पर हैं। बी से मिले। रमशा ने हुदाद को बिठाया और अपने आंसू साफ करती दुपट्टा अच्छी तरह अपने कंधे पर फैलाती कोल से मुहाती हुई। कोल आप वक्त को देख सकते हैं और प्लीज़ इनसे कोई भी बात करने से परहेज कीजिएगा। रमशा उस वक्त हुदाद से तन्हाई में बात करना चाहती थी। दूसरी तरफ वो भी चाहती थी कि भक्त के पास कोई हो। कोल अभी भक्त को देख कर आया था, उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया था, जभी तो वो यहाँ मौजूद था। मगर रमशा की बातों के इशारे से समझ गया, इसलिए सर हिलाकर वो यहाँ से चला गया। रमशा ने गहरा सांस लेकर घुटनों के बल हुदाद के हाथ थामे, जो सर झुकाए नीचे फर्श को घू रहा था। मामू ये कंडीशन हमेशा के लिए नहीं है ना? आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो ज़्यादा इस बीमारी का पता है। हम सबको हौसला आपको देना चाहिए, ना कि मुझे आपको। और कैसे कह दिया कि आपने वक्त को खो दिया? वो आपके पास है,
आपकी आंखों के सामने जिंदा सलामत। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और किससे कहा आपने बेटी खो दी? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या इरहान नाना की जान आपकी बेटी नहीं है? तो मामू, आपने कुछ नहीं खोया। प्लीज बी ब्रेव। मैं जानती हूँ इस वक्त आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं कोई बंदा नहीं समझ सकता, मगर सब्र करने के अलावा हम दुआ कर सकते हैं। दुआ कर सकते हैं कि ये आजमाइश जो हम पे आई वो ख़त्म हो जाए। खुदा ने अपना हाथ उठाकर चेहरे पे फेरा, फिर फ़ोन कॉल पे चौंका। उससे देखा हन्नान की कॉल थी। उसे नज़रअंदाज करता वो रखने लगा कि रमशा ने उससे फ़ोन ले लिया। कॉल को उठाकर फ़ोन कान से लगाते हुए वो खड़ी हो गई और आहिस्तगी से बोली, अस्सलाम वालेकुम हन्नान भाई। जी बैठे हैं मेरे सामने। जी जी। वो हुदात को देखते हुए हन्नान से बात करते हुए साइड पे चली गई। बज़ाहिर तो ठीक है। वो मज़ीद कुछ कह रही थी लेकिन अजीब सा शोर हुदात के कानों में गूंज रहा था, जिससे उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। आंखों के सामने पक के पीले जोड़े में मेहंदी से अपने चेहरे को छुपाता नजारा नत को सेट करती और उसी जोड़े में अपने मेकअप के तेज होने की शिकायत करती उस पर कड़ा इम्तिहान बनी। तो वलीमे में डिज्नी प्रिंसेस बनी सबकी तवज्जो का मरकज़। उसको दूर से छेड़ती उसके कलब के सुकून का बायस बनी। उदात ने आंखें जोर से बंद कर ली। आप बाल बड़े क्यों नहीं कर लेते? वो दोनों उस वक्त तुर्की के ग्रैंड बाजार में मौजूद लैम्प की दुकान में थे, जो चंद लंबे बालों वाले टूरिस्ट को देखते हुए वक्त ने बेख्तियार उदास से कहा। जो दुकानदार से कुछ कह रहा था, उदास एकदम चौंक उठा। क्यों भाई, इन बालों में क्या प्रॉब्लम है? उससे अपनी जेल से सेट हुए पूरे बालों की तरफ इशारा किया तो बड़ी सी कैप को पकड़े ग्रीन सनड्रेस से बख्तावरी नाक खींचते हुए कहा, नहीं, इस हेयर स्टाइल में डिसेंट लगते हैं। वो ऊंचा सा बन और घनी दाढ़ी में डरावने लगते हैं थे। उदात ने उससे घूरा। तो फिर तुम्हारा मसला हल कर लिया ना मैंने। वैसे भी इस हुलिये में आ गया तो तुम मुझसे भागोगी। बख्तावर नारंगी रंग के लैम्प को छूते हुए बोली, नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। बल्कि उस सुलिये में वो कुछ कहते कहते रुक गई। उदात को डार्क ब्लू रंग का लैम्प पसंद आया था। उसको पैक करवाने का कहकर बोला, उस हुलिये में क्या? आपके ढेर सारे हेयर स्टाइल बनाऊंगी, डाई भी करूंगी। और तो और, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो उन्हें खींच खींच के इंजॉय करूंगी। वो चहक कर मासूम बच्चे की तरह अपना रोमांटिक तरीका बताने लगी। अच्छा, फिलहाल तो ये मौका मेरे पास है, क्यों ना पहले मैं इस बात का फ़ायदा उठाऊं। उससे बख्तावर के शोल्डर कट बालों को अपनी उंगलियों में लेना चाहा तो वो 10 कदम पीछे हुई, लेकिन इस चक्कर में वो तो सॉल्ट वास तोड़कर उस बेचारे का नुकसान करवा चुकी थी। मामू, खुदार एकदम होश में आया। उससे देखा रमशा ने उसे फ़ोन दिया। हन्नान भाई रात की फ़्लाइट से कल आ रहे हैं। खुदार ने सर हिलाते हुए उससे फ़ोन लिया। रमशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। खुदार ने उसकी आंखों में देखा। हम आपके साथ हैं मामू। मुस्तफ़ा ने सिकंदर के फ़ोन बंद हो जाने पर तेज़ी से हया को कॉल मिलाई। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। या तो किसी ने उसके गेस्ट हाउस में हमला किया था, या फिर सिकंदर ने कुछ कर लिया था। मगर काबू ऐसा क्यों करेगा आखिर? वो इतना कमज़ोर तो नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। हया ने फ़ोन उठाया तो मुस्तफ़ा तेज़ी से बोला। बेबी गर्ल, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ पे हो? वो खुशगवार लहजे में जो सलाम करके उससे हैरियत पूछने लगी, एकदम मुस्तफ़ा की आवाज़ से चौंक उठी। मैं फजर की घर हूँ। मुस्तफ़ा, यूँ सब ठीक तो है ना? मुस्तफ़ा के दिल में अजीब सा सुकून आ गया, मगर अपने बच्चों के साथ उसे सिकंदर की फ़िक्र थी। जाने से पहले कापू से मुलाकात हुई, और बॉयज़ कहाँ हैं? इलान तो मेरे सामने बैठा है और बराक तो घर पे है। और सिकंदर भाई से नहीं, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। बराक, डैम हिम। उसे तेज़ी से मोड़ काटते हुए स्टीयरिंग पे गुस्से से हाथ मारा। उसे क्यों अकेला छोड़ा? अच्छा रुको, मैं बाद में बात करता हूँ। मुस्तफ़ा, क्या हुआ है? बताएं। बराक, बराक मेरी जान, तू ठीक है ना? मुस्तफ़ा को उसे परेशान करने पर अपना सर पीटने का दिल किया। पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ये अलग मुसीबत। उसे अफसोस हुआ। परेशान मत हो बेबी, सब ठीक है, बस चेक कर रहा था। मज़ीद कुछ कहते हुए उससे फ़ोन बंद किया और घर की राह ली। 10 मिनट में पहुंचते ही वो अपने घर के पीछे गेस्ट हाउस में गया। मेन दरवाजे की तरफ आया तो वो पूरे का पूरा खुला हुआ था। अंदर अजीब सा धुआं छाया हुआ था। धड़कते दिल से मुंह पे हाथ रखता वो अंदर की तरफ तेज़ी से आया और मेन लाउंज को पार करता वो सीढ़ियों की तरफ गया। नीचे की बेसमेंट से ऊपर धुआं नहीं था। फिर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। बराक। मुस्तफ़ा को लगा वो बेहोश हो जाएगा अगर बराक को कुछ हो गया। डैडी, डैडी। वो चिल्लाकर मुस्तफ़ा को पुकार रहा था। बड़ी। उसे सामने वाले दरवाजे को खोलकर बराक को पुकारा, मगर यहाँ तो कोई नहीं था।
डैडी आप कहाँ हैं? डैडी। बराक, मैं पहले वाले रूम में हूँ। वो जितनी ऊंची आवाज़ में चिल्ला सकता था चिल्लाया, फिर उससे कदमों की चाप बाहर से सुनाई दी। तेज़ी से बाहर निकलकर उससे देखा, बैक टेरेस के दरवाजे से बराक भागते हुए आया हूँ। डैडी, डैडी। उसका चेहरा पसीने से भरा था और सख्त घबराया हुआ लग रहा था। मुस्तफ़ा तेज़ी से उसकी तरफ आकर उसे बाजुओं में लेकर उसे जोर से खींच लिया। थैंक गॉड, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। डैडी, वो कापू को ले गए। कोई बंदे आए थे, वो कापू को ले गए। मुस्तफ़ा ने उससे गाल चूमकर अपने घबराए दिल को संभाला ही था कि बराक की बात पर वो तेज़ी से खड़ा हुआ। क्या कह रहे हो? कौन उसे ले गए? और तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मना किया था ना अपनी हरकतों से बाज आओ। मेरा और अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं है। तुम्हें कुछ हो जाता, जूतों से बात समझ आएगी। गुस्से से उसे झंझोड़ते हुए सख्त लहजे में धाड़ा। बराक ने मुस्तफ़ा के गुस्से का बुरा नहीं माना। डैडी, वो कापू की स्वीट में बहुत सारा खून है। वो 10-12 बंदे थे। उन्होंने कापू को गोली मार दी और उन्हें ले गए। डैडी, हमें कापू को बचाना होगा। उन्होंने आपके बॉयज़ की जान बचाई थी। डैडी, उन्हें हमारी ज़रूरत है। मुस्तफ़ा एकदम अलर्ट हो गया। कौन 12 लोग? तुमने उनकी शक्लें देखी? तुम्हें कैसे पता चला? सब बताओ। बड़े ही अजीब लोग थे डैडी। काले सूट में, सारे मलबूस थे। उनके हाथों में गन्स और राइफल से। शायद कापू के दुश्मन थे। मैं उन्हें लाइब्रेरी के दरवाजे से देख रहा था। कापू ने मुझे देख लिया और सख्ती से इशारे से मना किया कि मुदाखलत न करूं और मैं यहाँ से चला जाऊं। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वहां से भागे क्यों? नहीं, क्या गोली लगने का इंतजार कर रहे थे? डैडी, कैन यू प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट मी राइट नाउ? कापू इज इन डेंजर, ही नीड्स अस। बराक बाप की उद्गर्सी पे नागवारी से बोलता उन्हें बता रहा था कि कापू को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। मुस्तफ़ा तेज़ी से स्वीट की तरफ बढ़ा और बराक के मुताबिक वाकई यहाँ का अशर बिगड़ा हुआ था और गोलियों के बेशुमार निशानात दीवारों, तस्वीरों, सोफ़ों, पेंटिंग, टूटे डेकोरेशन, गुलदान समेत बराक के बयानात का सबूत दे रहे थे। वही होंगे, मगर उन्हें कैसे मालूम हुआ कि सिकंदर की ये रिहाइशगाह थी? मुस्तफ़ा टूटे बांस के टुकड़े को अपने पैरों से रौंदा तो अतराफ का जायजा लेने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे मदद करने की मुकम्मल गारंटी दे रहा था और उसमें नाकाम भी हो गया था। जबकि कापू ने उसके लिए इतना कुछ किया था। सर के बालों को वहशत से पकड़े उससे अपनी जेब में मौजूद फ़ोन की रिंगटोन को भी नज़रअंदाज कर दिया। डैडी, क्या हम अब भी डेंजर में हैं? मुस्तफ़ा ने एकदम मुड़कर उसे देखा। बराक अपने फुटबॉल वाली शर्ट और शॉर्ट्स में अपनी ओशन ब्लू आंखों से मासूमियत से बाप को तक रहा था। मुस्तफ़ा को अपनी उम्र से भी ज़्यादा छोटा और डरा हुआ लग रहा था। तुम सही कह रहे हो बराक। हमें सिकंदर हदीद की जान बचानी होगी। मेरा नाम क्या है? वो उस अजनबी शख्स को देखने लगी जो उसको बहुत अपना-अपना लग रहा था। शायद वो उनसे बहुत बार मिली थी। नाम ज़हन पे आ रहा था मगर पता नहीं लबों से निकल क्यों नहीं रहा था। एक वो शख्स था, बेइंतहा डरौना, जिसकी आँख सफ़ेद थी और खुद को उसका शौहर कह रहा था। जिस इंसान को उससे कभी देखा ही नहीं, उसका शौहर कैसे हो सकता है? उसके बाद 2 अजनबी स्विस नौजवान लड़के उससे मिलने आए थे। खुद को उसके बहुत अच्छे दोस्त कह रहे थे। उसे समझ नहीं आई कि वो क्या कहे। एक अजीब सी बेबसी उसे महसूस हो रही थी। फिर एक लड़की आई थी, घुंघराले बालों वाली, बहुत प्यारी थी। 1 मिनट के लिए लगा वो उसकी बड़ी बहन है। उसका अंदाज ऐसा था, वो कह रही थी उसे वो याद है, मगर ज़हन में ऐसा चेहरा आया नहीं। वो इरू और मामा का ज़िक्र कर रही थी। ना जाने कौन लोग थे। फिर वो लड़की रोने वाली हो गई। खुद को संभालती वो यहाँ से चली गई। अब ये नया आदमी आया था। उसकी आंखों में अजीब सा दुख था मगर लबों पे शफ़क़त भरी मुस्कुराहट थी। हाँ, ऐसी मुस्कुराहट उसने किसी और शख्स के लबों पे देखी थी। उसके अब्बू, उसके भाई, कोई तो होगा मगर वो कहें कहाँ? अजीब लोग थे जिनको ना वो जानती थी, ना ही कभी उससे उन्हें देखा था। सर में अजीब सी टीस सुट रही थी। वो शख्स चलते हुए उसके बेड पे आया बैठा। कैसी हो बच्चे? बच्चे? हाँ, ये तो उसने बहुत बार लफ्ज़ सुना था। तो ये उसके अब्बू हैं, लेकिन वो तो इतनी उम्र के नहीं लग रहे। भाई होंगे। आप भाई हैं मेरे? उसे झिझक कर उन्हें सहमी नज़रों से देखा। हनान की आंखों में अजीब सा मलाल आ गया। हाथ बढ़ाकर उसके सर पे हाथ रखकर नरमी से बोला, हाँ मेरा बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसके कहने की देर थी और बख्तावर के तासुरात में उससे अजीब सा सुकून फैलता हुआ देखा, मगर नज़रों में ठटका देने वाली उलझन पैदा हो गई। लेकिन मुझे आप याद क्यों नहीं आ रहे? और मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? मेरे पूरे जिस्म में तकलीफ़ हो रही है, खासकर सर और पेट में। पता नहीं क्या हुआ था कि अपने भाई का सुनकर वो सिसकते हुए अपनी तकलीफ़ बयान करने लगी। वो बहुत कन्फ्यूज़ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्या बोले। तुम्हारे होंठ बहुत खुश्क हो गए हैं, पानी देता हूँ।
वो उसकी बात पे उसके खुश चेहरे को देखता उठकर साइड बॉटल की कैप खोलकर उसे देने लगा। वो हन्नान से बॉटल लेकर लबों से लगाती उससे पूछने लगी, उसका नाम क्या है? हन्नान गहरी कश्मकश में पड़ गया। आया वो बख्तावर को उसका असली नाम बताया या नहीं? क्या उसके ज़हन पे दबाव पड़ेगा या नहीं? जो भी था, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके बतानी थी, वरना वो असाबी तनाव में रहेगी। बख्तावर नाम है। उससे आहिस्तगी से कहते हुए ज़रा सा घबराकर वक्त के तासुरात जांचने जाए, मगर वो सर हिलाते अपने नाम को दोहराने लगी। बख्तावर, हाँ, सारे मुझे इसी नाम से बुला रहे थे, तो क्या वाकई ये मेरा नाम है? अदनान ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर दबाते हुए सरस्वत में हिलाया। मुझे क्या हुआ था भाई? उसके मुंह से भाई सुनना इतना अजीब लग रहा था। वो तो चाहता था वो उसे देखकर हमेशा की तरह अपनी शरारती निगाहों और जिंदा दिली से आनी मामा पुकारे, मगर वो तो बहुत अजनबियत से बात कर रही थी। उसकी हालत इतनी बुरी हो रही थी तो सिकंदर कितना तड़प रहा होगा। उसके भाई ने कम तकलीफें देखी थी, जो एक और आजमाइश उसके सर पे आ गई। अपनी इस बेटी की तरफ से कितना मुतमईन, कितना पुरसुकून हो गया था। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था बख्तावर, मगर अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। अब तुम थक गई होगी, लेट जाओ, मैं फिर आऊँगा। वो मज़ीद वक़्त के साथ बैठ नहीं सकता था। बैठेगा तो अपने दिल का हाल आया कर देगा। वो शेरू नहीं था, जो अपने चेहरे पे एक होल चढ़ाकर दुनिया का सामना करता था। कोई ना कोई बात वक़्त पकड़ लेगी। वो फ़िलहाल नहीं चाहता था उसका ज़हन किसी भी किस्म का असर ले। एक्सीडेंट की बात पे उसकी आँखें फैल गईं। कैसे? मैं वैसे इस वक़्त कहाँ हूँ? और मेरे साथ और कोई था? ये तो आपको पता होगा बच्चे। फिर एकदम अपनी ज़ुबान फिसल जाने पे वो घबरा गया, तो तेज़ी से बोला, स्विट्ज़रलैंड में हैं हम। अच्छा, अब हम बाद में बात करेंगे। खाना खाया आपने? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे आपकी शक्ल नहीं याद आ रही। मुझे बार-बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ। मेरा वजूद बहुत खाली-खाली सा लग रहा है। प्लीज़ मेरी मदद करें। वो बहुत बेबस दिखाई दे रही थी। सर और गर्दन में टीस सी उठने लगी। अपनी इस कन्फ्यूज़न पे वो रोने वाली हो गई। मेरी मामा कहाँ हैं? लफ्ज़ मामा पे हन्नान जो उसको प्यार से सँभालने लगा एकदम ठहर गया। तो क्या उसे सिकंदर याद था? अल्लाह करे कम से कम वो उन सबको इतनी खुशखबरी तो दे। लेकिन वक़्त ने उसकी गलतफ़हमी दूर कर दी। बताएँ ना भाई, मेरे मामा-पापा कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? मुझे वो भी याद नहीं। भाई, मुझे बहुत ड डर लग रहा है। हन्नान ने उसके झटके खाते वजूद को थामा और उसका सर अपने कंधे पे रखा और हौले से उसका सर थपकने लगा। बिल्कुल सिकंदर की तरह वो उसे ट्रीट करता था। आखिर वो उसकी भी भांजी थी। उदास शीशे के पार इस मंजर को खूंखार नज़रों से देख रहा था। मुठियाँ भींचे उसका बस नहीं चल रहा था वो अंदर आकर उस लड़की को झटका दे के होश मंडलाकर उससे दम ले। वो जो उसका शोहर उसे दीवानों की तरह चाहने वाला, उसका दोस्त उसे अपने पास नहीं बर्दाश्त कर पा रही, जबकि उसके मामू के दोस्त को बेहद अपना समझ रही थी। उनका साथ इतना छोटा तो नहीं था, उनकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर भी नहीं थी। उनका रिश्ता तो हर रिश्ते से अवलियत रखता था, तो फिर वो क्यों घबरा गई उसके वजूद से? क्यों पहचानने से इनकारी हो गई? खुदा इस वक्त ठंडे दिमाग से नहीं सोच रहा था। वो उस वक्त हन्नान से जेलस महसूस कर रहा था, वरना वो बेहद लिबरल आदमी था। इतनी तंग नज़रों वाले लोगों से उसे चिढ़ होती थी, पर यहाँ आज मामला कुछ और था। वो अंदर से ज़ख्मी था, टूटा बिखरा। जितनी वो अपनी भड़ास निकाल सकता था उसके लिए उतना ही अच्छा था। ये भड़ास जायज़ थी, मगर उसे समझना भी चाहिए था कि वक्त को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। उसके गुस्से और भड़ास से वो महज उससे दूर ही हो सकती थी। तहम्मुल मिज़ाजी से वो वक्त को अपने करीब कर सकता है, मगर उसके गम और गुस्से ने उसकी अकल फ़िलहाल के लिए खा ली थी। खुदात ब्रो, शॉन ने उसके शाने पे हाथ रखा तो वो तेज़ी से मुड़ा। आप थक गए होंगे, जाकर प्लीज़ थोड़ा सा आराम कर लें। उससे खुदात की हालत पे तरस आया। उसके गुस्से से डरने के बावजूद उससे बोले बगैर ना रह सका। ताकि इसका यकीन पुख्ता हो जाए कि मैं इसका शोहर नहीं हूँ, इसके पास मौजूद नहीं हूँ, उसकी फ़िक्र नहीं है मुझे। है ना? यही चाहते हो ना कि वो मुझे भूल जाए। वो सबको अपने करीब आने दे रही है, मुझसे क्यों बिदक रही है? मैं, जो उसका 24 घंटे का साथी, उसके गम बाँटने वाला, वो मुझे क्यों नहीं पहचान रही? शॉन को वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगा। उसे वाकई आराम की ज़रूरत थी, वरना उससे पागल हो जाना था। ब्रो, आपसे वो बहुत प्यार करती है। देखना कुछ ही दिनों में वो आपको ही पुकारेगी, आपके लिए तड़पेगी। वो वाक़ई बहुत उलझी हुई है भाई। वो अपना नाम तक बार-बार भूल रही है। उसकी कैफ़ियत समझे, आपके अलावा कोई उसे इतनी मोहब्बत और सपोर्ट नहीं दे सकता। खुदात एकदम चुप हो गया। थकन से चूर होते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या बकवास है?
वो फ़ोन पे किसी को टेक्स्ट कर रहा था जब उसकी बात पे मुतवज्जा हुआ, जो उसके सीने पर सर के पॉपकॉर्न खाते हुए फ़िल्म देख रही थी। खुदा ने निगाहें टीवी की तरफ मरकूज़ की। क्यों यार? खुद तो शौक से कहा कि यही देखोगी। फिल्म को लगे 15-20 मिनट हुए होंगे और तुम्हें एकदम से बकवास लगी। वो एक हाथ से फ़ोन रखे दूसरे हाथ से उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, मिस्टर मवावा फ़िल्म की बात नहीं कर रही, उस लड़की की बात कर रही हूँ। माना कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं। मगर यार, तुम जिससे मोहब्बत करती हो उसे कैसे भूल सकती हो? मतलब देखे ना, कैसे सपाट से तासुरात से बेचारे हीरो को देख रही है। कुछ तो महसूस होता होगा ना। दिल में अजीब सी रिंग रिंग फील तो होती है। आंखों में शनासा चमक तो लाजमी गुजरती है। कुछ तो बोले जैसे आप बहुत अपने से हो। उफ, मुझे गुस्सा आ रहा है। इससे अपने हीरो से सच्ची मोहब्बत नहीं की। ये ड्रामे और नॉवेल से पता नहीं क्या पेश करते हैं। अव्वल तो इसकी याददाश्त वाले कॉन्सेप्ट की मुझे समझ नहीं आती। सीढ़ियों से गिरकर याददाश्त आउट, एक्सीडेंट हो गया, भाई मैं कौन तू कौन। ना ना, टांग आंख नाक सब कुछ बच गया, बस ये याद नहीं रहा कि वो कौन है। उदाद उसकी बेवजह चिढ़ पे हंस पड़ा। दिमाग में चोट लगती है चुड़ैल तो इंसान को कुछ याद नहीं रहता। हाँ, ये कुछ ज़्यादा हाइप कर देते हैं फिल्म वाले। अगर मिर्च मसाला नहीं डालेंगे तो कहानी कैसे दिलचस्प होगी? ऐसा भी क्या? अगर याददाश्त जानी है तो पूरी तरह से जाए कि उसे ABCD भी याद ना रहे। लेकिन नहीं, सारे काम करेंगे। फ़ोन की टेक्नोलॉजी तक का इस्तेमाल जानते होंगे। पूरे ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, खाना पीना ओढ़ने और सब चीज़ों का पता होगा। और बेचारे वो जिन्होंने अपनी मोहब्बत में अपने आप को कंगाल कर लिया, उसके लिए कुछ नहीं महसूस करेंगे। उदार ने पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म की बजाय उसके तबसरे बड़ी दिलचस्पी से सुने। तो फिर मानती हो कि लव स्टोरीज, खासकर इंस्टा लव स्टोरीज पे मबनी मूवीज और नॉवेल्स बेकार होते हैं? उससे गाल खींचते उसे छेड़ रहा था। वक्त अब गड़बड़ा गई। अब ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, सही कह रही हो। सारी दुनिया को भाड़ में झोंक कर उसे ABC तक याद नहीं रहे, बस याद रहे तो उसकी मोहब्बत। वो उसके मुखड़े को प्यार से देखते हुए शरारत से बोला, ओ नहीं तो क्या, ऐसे ही तो फिल्म में खूबसूरती आती है। मैं ट्रोमा में थी फिर भी मुझे याद थे आप। इसके बावजूद आपने मेरे साथ बुरा किया, मैं आपको भूली नहीं थी। अंदर दिल ही दिल में आपसे मुखातिब होकर आपको खूब कोसा करती थी। साथ में शुक्रिया भी कहती थी, आपकी वजह से मामा सलामत है। इसने इंकशाफ भी उठे ऐसा किया। वो सीधा हुआ तो वक्त ने बैठकर उसे देखा। और अगर तुम्हारे मामा की जिंदगी बचाने में कामयाब ना होता वक्त, तो क्या तुम मुझे माफ ना करती? अजीब सा सवाल था। वक्त ने माथे पे बल डाले उसे देखा। उदात की ग्रीन टी शर्ट और अपनी कैपरी पेंट में मलबूस, बिना मेकअप और खुले बालों में वो खुदात को मासूमियत का पैकर लगी। और नहीं तो क्या, बल्कि आपको जान से मार देती अगर उन्हें कुछ होता। खुदात अजीब अंदाज से मुस्कुराया। तो फिर तुम मुझसे कौन सा प्यार करती हो? प्यार करने वाले के तो साथ खून भी माफ कर देते हैं, मगर तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम्हारी याददाश्त भी चली जाए उस लड़की की तरह तो मुझे नहीं पहचानोगी। तुम सिर्फ मामा को पहचानोगी या फिर उनको देखकर कुछ महसूस करोगी? बख्तावर का मुंह खुल गया। फिर उससे पॉपकॉर्न मुट्ठी में लेकर उससे देख मारे। एकदम उसने अपने बाजू आगे करके उसे देखा। आप एक लड़की से कह रहे हैं कि वो अपनी माँ और शोहर में से किसे चुनेगी, या वो उन दोनों में से किससे ज़्यादा प्यार करती है? आप मुझे ऐसे इम्तिहान में क्यों डालते हैं? उदात उदात को अब अपनी खैर नहीं लगी। वो बकती हंगामा तो लाजमी होना था। उसे पॉपकॉर्न का बाउल उसके सर पे मारने की बजाय सामने टेबल पे रखा। मेरे लिए आप दोनों बहुत ज़रूरी हैं। आपकी जेलेसी मुझे तब समझ में आती अगर खुदा ना खास्ता मेरी ज़िंदगी में दूसरा मर्द होता। मेरी ज़िंदगी में पहला और आखिरी मर्द आप हैं। मैंने अपना दिल आपको दिया है, किसी को नहीं। मेरे ऊपर आप ज़्यादा हक रखते हैं, इसलिए अपनी मोहब्बत को मामा की मोहब्बत से मुआवजा करिए। अपनी मोहब्बत का मजाक न बनाए। मुझे आप दोनों में से किसी को नहीं चुनना, बल्कि आप दोनों मेरे हैं। एक बाप दूसरा शोहर। कल को बेटा होगा तो फिर कहेंगे, अब बताओ बेटे को चुनोगी या शोहर को? ये अजीब ही मर्दों की अना है। इसको तस्कीन देने के लिए कैसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। रही बात याददाश्त की, अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं होना। स्मार्ट लोग वैसे भी कुछ नहीं भूलते। आपकी तो ये मशहूर सफ़ेद आंख देखती मेरा सोया हुआ दिमाग एकदम किसी मोटर की तरह चलने लग जाएगा कि अरे, ये तो मेरा मुआवा है। ये लड़की, ये मासूम सी छोटी लड़की कितनी प्यारी बातें करती है। दिल अजीब तरीके से खुश कर देती है। वो उससे खींचकर अपने करीब करने लगा और झुककर सरगोशी में कुछ कहना चाह रहा था जब वो पीछे हुई। अब क्या हुआ? वो मैं सोच रही थी कि आपकी याददाश्त चली जाए तो आप मुझे देखते ही फ़ौरन पहचान लेंगे। हाँ, तुम्हारी हरकतें ऐसी होंगी कि मैं तुम्हें ज़रूर पहचान लूँगा।
आजमा कर देखिए। वो उससे कहने पर एकदम चौकस हो गया। पता तो चले आपके दावे सच्चे हैं या ऐसे दिल रखने के लिए कहा। वो कहकर उठने लगी जब उदात ने उससे खींचकर सोफे पर गिराते हुए कहा। ये जो तुम्हारे शैतानी इरादे हैं ना, इनको मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। हुदात भाई। वो एकदम होश में आया जब उससे देखा अन्नान उसके बाजू पर हाथ रखे परेशानी से उन्हें देख रहा था। नीचे कैफेटेरिया में चले। वो गायब दिमागी से उसकी बात सुनता बिना वक्त को देखे यहाँ से चल पड़ा। नहीं, वो उसे ज़रूर महसूस करेगी। आखिर को उसकी मोहब्बत है।